पिछले भाग में आपने देखा क्या चांसेस हैं भारत के नासा को मंगल मिशन में पछाड़ने के। अब आगे देखिए, अमेरिका पहले पहुंचे या भारत, जो भी पहला मानव उतरेगा मंगल ग्रह पर, उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी। क्या इंसान कुदरत के बनाए इस लाल ग्रह को पहले हरा ग्रह और बाद में नीले ग्रह में तब्दील कर पाएगा? नीला इसलिए क्योंकि नीला रंग पानी का है, नीला रंग हमारी पृथ्वी का है। वो कौन सी टेराफॉर्मिंग टेक्निक्स होंगी जिनसे पृथ्वी के जैसा वातावरण मंगल पर विकसित किया जा सकता है? क्या है टेराफॉर्मिंग और क्या मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन भी टेराफॉर्मिंग करने के काबिल है? इन सारे दिलचस्प सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए नॉलेज टीवी हिंदी के इस लेटेस्ट वीडियो के अंत तक। देखिए, 2033 तक नासा अपने एस्ट्रोनॉट मार्स पर भेजने में कामयाब होगा या अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम में डीले होने की वजह से इसरो मोर्चा मारकर पहले अपने एस्ट्रोनॉट मंगल पर उतारेगा। इस इंटरेस्टिंग स्पेस बैटल के नतीजे के लिए हमें 1-2 दशक इंतजार करना होगा। हाँ, हमसे पूछें आप हमारी ओपिनियन, तो हम तो चाहेंगे कि इसरो ही पहुंचे और पहला मंगल यात्री एक भारतीय ही बने, और ये ह्यूमैनिटी एज अ होल के लिए भी अच्छा होगा। बजाय अमेरिका जैसे प्रसारवादी नीतियों वाले देश के भारत जैसे उदारवादी नीतियों वाले देश का वर्चस्व होना मानव जाति के हित में बेहतर होगा। यह हमारी सोच है। आपकी क्या सोच है आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल, जो भी पहले पहुंचेगा वो मानव जाति का प्रतिनिधित्व तो जरूर करेगा, लेकिन उसके सामने क्या अड़चने आएंगी ये देखते हैं पहले। क्या ये संभव है कि मार्स पर मानव कॉलोनीज बनाकर रह सकते हैं? ये देखते हैं पहले, और ये भी जायजा लेते हैं कि ऐसा कर पाने के लिए मानव जाति के टेक्नोलॉजिकल महारत है भी कि नहीं। देखिए, मंगल पर मानव बस्ती बसाने के रास्ते में कई बड़े बड़े रोड़े खड़े जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, रिड्यूस्ड लाइट लेवल, यानी पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की किरणें मंगल तक मात्र 59% ही पहुंच पाती हैं। नंबर 2, लो सरफेस ग्रेविटी, यानी पृथ्वी की तुलना में मंगल का गुरुत्वाकर्षण मात्र 38% ही है। नंबर 3, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, यानी कि जहरीला एटमॉस्फेयर है वहां का वातावरण। नंबर 4, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मंगल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना कम है। नंबर 5, वेरी लो एवरेज टेम्परेचर, मंगल पर औसत तापमान रहने लायक नहीं, वहां का औसत तापमान -63 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर 6, नो लिक्विड वाटर, तरल अवस्था में पानी का ना होना एक बड़ी समस्या है मंगल पर। नंबर 7, टॉक्सिक सॉइल, मंगल की मिट्टी इंसानों के लिए जहरीले पर क्लोरेट और पर नाइट्रेट से भरी है। नंबर 8, नो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड टू शील्ड अगेंस्ट द सोलर विंड, मंगल के पास बेहद क्षीण कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है जो सूर्य से आने वाली विनाशकारी सोलर हवाओं को नहीं रोक सकती। ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, और अगर मंगल को टेराफॉर्म करना है पहले, तो आपको टेराफॉर्मिंग के बारे में ही बता देते हैं। टेराफॉर्मिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेरेन और फॉर्मिंग। टेरेन का मतलब होता है कोई भी इलाका, कोई भूखंड, और टेराफॉर्मिंग का मतलब होता है उस भूखंड को अपने मन मुताबिक बदलना, उसमें बदलाव लाना। इस केस में मंगल के भूखंड में हम मानवों को बदलाव लाने हैं ताकि वह मानव जीवन के लिए उपयुक्त बन जाए। हालांकि अभी मानव सभ्यता इतनी उन्नत हुई तो नहीं है कि किसी ग्रह को टेराफॉर्म कर सके, क्योंकि टेराफॉर्मिंग की शक्ति से पहले हमें वेदर कंट्रोल करने की शक्ति प्राप्त करनी होगी। वेदर कंट्रोल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम मानव अपने ग्रह पृथ्वी के वातावरण, इसके मौसम को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये तो अभी हमसे हो नहीं पाया है। अभी भी हम ग्लोबल वार्मिंग से निपट नहीं पाए हैं और ये बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम आते हैं मार्स को, यानी कि मंगल को टेराफॉर्म करने के अपने मुद्दे पर। मार्स को अगर टेराफॉर्म करके पृथ्वी जैसा बनाना है तो हमें 3 लक्ष्य अचीव करने होंगे। नंबर 1, बिल्डिंग अप द मैग्नेटोस्फीयर, मंगल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देनी होगी ताकि वायुमंडल की गैसें अंतरिक्ष की ओर उड़ न जाएं, यानी एस्केप न कर जाएं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण ही मंगल का वायुमंडल बहुत ही पतला है। नंबर 2, बिल्डिंग अप द एटमॉस्फेयर, मंगल को एक अच्छी डेंसिटी यानी अर्थ लाइक डेंस एटमॉस्फेयर देना होगा, एक घना वायुमंडल देना होगा ताकि हम सांस ले सके। नंबर 3, मंगल का औसत तापमान जो अभी -63 डिग्री सेंटीग्रेड है उसे बढ़ाना होगा ताकि मानव जीवन सफल हो सके। अब सवाल उठता है कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को क्या हम करंट टेक्नोलॉजी की मदद से अचीव कर सकते हैं?
इस सवाल का जवाब मंगल ग्रह के इतिहास में छिपा हुआ है। मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन के बाहरी छोर पर है। हैबिटेबल जोन यानी सूर्य से वो सटीक दूरी जो जीवन की संभावनाओं को बढ़ा दे। सूर्य से दूरी की वो रेंज जहां सूरज की किरणें पानी को तरल अवस्था में रख पाएं। इस दूरी को नाम दिया गया है हैबिटेबल जोन। पृथ्वी इसी हैबिटेबल जोन में है, पर मंगल इस हैबिटेबल जोन की आखिरी रेंज पर है, जिस कारण वहां का वातावरण पृथ्वी की अपेक्षा बहुत अधिक ठंडा है। दूसरी बात जो नासा वैज्ञानिकों ने पता लगाई वो थी पूर्व में मार्स मिशन पे भेजे गए चित्रों से। वो ये है कि मंगल पर कभी नदियां बहती थी, तरल पानी की, कभी मंगल पर भी महासागर थे, कभी मंगल भी जियोफिजिकली एक्टिव था। वहां का भी वातावरण वायुमंडल घना था जैसे आज पृथ्वी का है। ये मंगल ग्रह के चित्र है कुछ जिनमें आप साफ देख सकते हैं ये ट्रिब्यूटरीज, ये पानी के बहाव और उससे होने वाले कटाव के निशान की तरह। इसका साफ मतलब है कि कभी मंगल पर पानी तरल अवस्था में भी था, मंगल पर नदियां रही होंगी, समंदर रहे होंगे, और वैज्ञानिकों की माने तो उस वक्त मंगल का कोर उतना ठंडा नहीं हुआ होगा जितना आज है, जिसका साफ मतलब है कि उस जमाने के मंगल पर एक मैग्नेटिक शील्ड भी होगी और एक घना वायुमंडल भी होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मंगल पर जियोफिजिकल हलचल शांत होनी शुरू हुई, उसका कोर ठंडा होना शुरू हुआ, मंगल का ग्रेविटेशनल पुल कमजोर पड़ता गया और वायुमंडल में मौजूद गैसें अंतरिक्ष में लीन होती गई, एस्केप करती गई। जो भारी गैसें बची उनमें थी कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रह पर मौजूद पानी के साथ मंगल के ध्रुवों यानी कि सबसे ठंडे इलाकों पोल्स पर जम गई और इस तरह मंगल एक लाल ग्रह बन गया। अब जैसा कि हमने कहा, मंगल के इसी इतिहास में छिपी है मंगल को टेराफॉर्म करने की कुंजी। लाल ग्रह को पहले हरा ग्रह बनाया जाए तो वह खुद ब खुद अपने आप को नीले ग्रह में बदल लेगा। ये जो हमने अभी कहा उसके मायने समझाते हैं। याद करिए, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स, मंगल पर एक मैग्नेटोस्फीयर स्थापित करना जो वायुमंडल की गैसों को अंतरिक्ष में उड़ने से रोके, मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर उसके वायुमंडल को घनत्व देना, एक डेंसिटी देना, जरूरी ऑक्सीजन जैसी गैसों से भरना ताकि मानव बिना स्पेस सूट के सांस ले पाए, और मंगल के तापमान को बढ़ाना जिससे पोल्स यानी मंगल के ध्रुवों पर जमा पानी तरल अवस्था में आ जाए और एक रहने लायक तापमान स्टेबल हो जाए। अब एक एक करके तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आज मानव जाति के पास कौन कौन से टूल्स हैं, औजार हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जरा उनका अध्ययन करते हैं मिलकर। आप सब साथ है ना? ये बड़ा दिलचस्प पार्ट है वीडियो का, तो ध्यान से देखिए। मंगल पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोस्फीयर डेवलप करने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग हाइपोथेटिकल मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं अंतरिक्ष विज्ञान के महारथियों द्वारा। आइए जानते हैं वो 2 कौन से हैं। पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूजन साइंस NIFS जापान के वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल को करंट में मौजूद टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही एक बेहतरीन मैग्नेटोस्फीयर से लैस किया जा सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी अधिक होगी। NIFS के जापानी साइंटिस्टों के अनुसार मंगल पर एक रेफ्रिजरेटेड लैटिट्यूडनल सुपर कंडक्टिंग रिंग्स बिल्ड करनी होगी जिसमें पर्याप्त मात्रा में डायरेक्ट करंट बहे। यदि ऐसा एक सिस्टम बिल्ड किया जा सका तो ये ठंडी सुपर कंडक्टर से भरी रिंग्स एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगी जो मंगल को एक कृत्रिम मगर कंट्रोल की जा सकने वाली इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और हैंस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोस्फीयर देगी। इस प्रोजेक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जापान के साइंसदानों का मानना है कि इन्हीं सुपर कंडक्टिंग रिंग्स का इस्तेमाल अगर पूरे ग्रह पर बिजली के संचार के सिस्टम के रूप में किया जाए, प्लैनेटरी एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज सिस्टम SMES के रूप में किया जाए, तो यह प्रोजेक्ट एक तीर से 2 निशाने साधेगा और खर्च भी उस लिहाज से काफी कम हो जाएगा। मंगल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोस्फीयर डेवलप करने का दूसरा थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस ये कहता है कि सूर्य और मंगल के बीच की दूरी के मिड पॉइंट पर, जिसे लैंगरहैंस पॉइंट कहा जाता है या L1 पॉइंट कहा जाता है, वहां एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल स्थापित करना। हमारे हिंदी दर्शकों के लिए सरल भाषा में बता दें कि एक बड़ा डाइपोल कृत्रिम तरीके से मंगल के ध्रुवों की तरह, मंगल की पोल्स की तरह काम करेगा। डाइपोल के दोनों पोल्स पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस रहेंगे और सरल भाषा में कहें तो हम मंगल से और सूर्य के बीच मंगल के लिए 2 कृत्रिम पर पावरफुली मैग्नेटाइज्ड अधिक चुंबकत्व वाले पोल्स बनाएंगे।
अगर हम ऐसा एक डाइपोल स्ट्रक्चर मंगल और सूर्य के बीच के लैंगरहैंस पॉइंट पर बना पाए तो ये डाइपोल मंगल को सूर्य की सोलर विंड से बचाएगा। ये सोलर विंड वही है जो अपने तेज थपेड़ों से मंगल ग्रह पर गर्मी बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को मंगल के पोल्स तक धकेल देती है। और चूंकि पोल्स पर सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है तो वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और जिसका काम ग्रह का तापमान बढ़ाना है, वो बर्फ की तरह जम जाती है और ग्रह ठंडा होता जाता है। मैग्नेटोस्फीयर को मंगल पर रीएस्टैब्लिश करने वाले इन दोनों ही थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस में अगर एक भी सक्सेसफुल हुआ तो सोलर विंड्स डायरेक्टली मंगल पर पड़ने से बचेंगी, जिससे मंगल की ग्रीष्म ऋतु में, जी हाँ आपको बता दें कि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी ऋतुएं हैं, तो मार्स के समर में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पिघलेगी तो ये सिर्फ पोल्स पर ही नहीं पूरे ग्रह पर फैल जाएगी। और हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रह का तापमान बढ़ाती है। अगर ग्रह का तापमान बढ़ा तो मंगल पर भी ग्लोबल वार्मिंग होगी और पोल्स पर और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जमी बर्फ पिघलने लगेगी और पानी तब तरल अवस्था में बहने लगेगा। तापमान को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस और दिया गया है, मार्स की ऑर्बिट में पतले थिन एल्यूमिनाइज्ड पेट फिल्म के मिरर इंस्टॉल करने का, जिनका काम होगा मंगल ग्रह को और गर्म करना, सूर्य की किरणों को मंगल की धरती पर पड़कर वापस रिफ्लेक्ट होने से रोकना, एक हिसाब से हीट इंसुलेशन देना जिससे ग्रह का तापमान बरकरार रहे। ये ऑर्बिटल मिरर एक से अधिक होंगे और पृथ्वी पर चक्कर काट रही सैटेलाइट की तरह ना होकर स्टेटाइट की तरह काम करेंगे, यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की तरह ग्रह के साथ नहीं घूमेंगे बल्कि कंट्रोल किए जा सकेंगे और लगातार पूरे ग्रह को हीट इंसुलेशन देंगे। इससे होगा ये कि ग्रह का तापमान बढ़ेगा और अधिक मात्रा में पोल्स में जमी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी जो फर्दर ग्रह के तापमान को बढ़ाएगी, ग्रह के एटमॉस्फेयर वायुमंडल को घना करेगी और इससे होगा ये कि पोल्स पर जमी बर्फ भी पिघलेगी और पानी तरल अवस्था में आ जाएगा। कुछ थ्योरोसिस्ट का कहना है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रेशराइज्ड परफ्यूम कैन बनाने के काम आता है और एयर कंडीशनर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग भारी मात्रा में मंगल पर करने से तापमान बढ़ाया जा सकता है। पर यह तरीका हमारे हिसाब से तो सही नहीं, क्योंकि ये काम हम पृथ्वी पर करके ऑलरेडी पछता रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, जबकि अब CFC जो है वो ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया है। खैर, ये कुछ थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है जिससे मंगल ग्रह को टेराफॉर्म किया जा सकता है, वहाँ का तापमान बढ़ाया जा सकता है, बर्फ को मेल्ट करके पानी को तरल बनाया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देकर वहाँ के वायुमंडल को सुरक्षित किया जा सकता है, सोलर विंड्स रोकी जा सकती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए शायद रिसोर्सेस अभी धरती के बाशिंदों के पास है नहीं। तो होगा ये कि पहले मंगल यात्री जो होंगे वो सील्ड बायोडोम्स का निर्माण करेंगे, पॉसिबली पहले रोबोट्स को मंगल की सतह पर उतारकर। इन सील्ड बायोडोम्स के अंदर का वातावरण एक बार कंट्रोल किया जा सकता है पृथ्वी से ले जाई गई ऑक्सीजन वगैरह से। साथ ही एक और रिसर्च सामने आई है मार्स पर इकोपोइसिस टेस्ट बेड बनाने की। इकोपोइसिस का मतलब होता है इकोसिस्टम का सृजन करना, उसे बनाना। तो मार्स को एक इकोसिस्टम देने के लिए इन सील्ड बायोडोम्स में कॉलोनीज ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गे, यानी कि एक किस्म के बैक्टीरिया और एल्गे यानी काई जो ऑक्सीजन बनाने में कामयाब पाए गए हैं, ठीक वैसी मिट्टी पर वैसी ही परिस्थितियों में जैसी मंगल पर है, उन्हें मौका दिया जाएगा इन बायोडोम्स में बढ़ने का और फैलने फूलने का, ताकि ऑक्सीजन पहले मंगलवासियों को अपने साथ पृथ्वी से ले जानी ना पड़े, बल्कि वो खुद इन बायोडोम से एक्सट्रैक्ट कर सकें। और ये होगा पहला असली मील का पत्थर मार्स पर सस्टेनेबल कॉलोनी बसाने का। याद है आपको हमने क्या कहा था? लाल ग्रह को पहले हरा करना होगा, तभी वो नीला होगा, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। दोस्तों, सपने देखें तो सब मुमकिन है, सपने देखें ही नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं। इसरो सबसे कम फंडिंग पाने वाली स्पेस एजेंसी है, जिसने कुछ मटेरियल किया है अपने एग्जिस्टेंस के इन कुछ दशकों में। अगर देश बड़ी इकोनॉमी बना और पॉलिटिकल विल इसरो के साथ रही तो याद रखिए, मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करना किसी एक देश के बूते का नहीं। नासा को भी साथियों की जरूरत पड़ेगी और इसरो और भारत एक डिपेंडेबल साथी साबित हो सकते हैं। आप सबका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं और अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने अपनों के बीच जरूर पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें तो धन्यवाद।